कि राधा कृष्ण किशोर मंत्रियों का जो फाइल आता है उसे लटकाने का काम करते हैं। लटकाना इसलिए कि जिस फाइल को सहजता से स्वीकार हो जाना चाहिए था, उस फाइल में इतने सवाल पूछे जाते हैं कि फाइल घूमता रह जाता है। फाइलों को इस तरह से घुमाया जा रहा है, इस कदर उलझाया जा रहा है कि सरकार के काम, विभाग के काम बाधित हो रहे हैं। और ये आरोप लगाने वाले कौन थे? इस तरह के आरोप कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा ही लगाया गया। जो राजद कोटे से मंत्री, उनके साथ मिलकर भोजपुरी और मगही का सवाल खड़ा किया, उसकी भी एक रणनीति थी, उसकी भी एक प्लानिंग थी। और आखिरकार हुआ क्या? पूरा मामला फंस गया। राधा कृष्ण किशोर विवादों में कब आते हैं? तो पहला उनका विवाद की शुरुआत होती है भोजपुरी मगही को लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर उसी पटकथा को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। और यह जो पूरी फिल्म है 2029 में रिलीज होने वाली है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आपने फिल्म तो देखी होगी, लेकिन फिल्म से पहले फिल्म की पटकथा तैयार होती है। फिल्म में जो कुछ भी आप देखते हैं, उसकी एक एक लाइन बरसों पहले पटकथा का हिस्सा होती है। कौन किरदार होगा, कौन नायिका होगी और खलनायक कौन होगा, सब कुछ उसमें जिक्र रहता है। पटकथा के अनुसार ही किरदार की खोज होती है और हेवी वेट खलनायक खोजे जाते हैं। मैं सब कुछ इसलिए बतला रहा हूं कि सुबह झारखंड की सियासत में कुछ इसी तरह की पटकथा लिखी जाती हुई दिख रही है। एक पटकथा पलामू में लिखी जा रही है, दूसरी पटकथा कोयलांचल की राजधानी धनबाद में लिखी जा रही है। धनबाद में ढुल्लू महतो और अरूप चटर्जी के बीच जो कुछ हो रहा था, अब उसके बाद जिस तरीके से सरजू राय की एंट्री हुई है, तो वहां भी एक पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं आज पलामू की पटकथा की। और जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर ने सुर्खियां बटोरी, जी हां, मैं सुर्खियां ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। यह सुर्खी आने वाले जो दिन है और आने वाले झारखंड की जो सियासत है, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैं क्यों कह रहा हूं कि राधा कृष्ण किशोर की जो ये सुर्खी है, दरअसल यह सुर्खी नहीं है, यह 2029 की फिल्म की पटकथा लिखी जा रही है। तो चलिए थोड़ा आहिस्ता से और थोड़ा ठहर कर इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि राधा कृष्ण किशोर विवादों में कब आते हैं? तो पहला उनका विवाद की शुरुआत होती है भोजपुरी मगही को लेकर। और उस भोजपुरी मगही को लेकर जिसके बारे में पहले से ही साफ था कि ना तो सीएम हेमंत, ना जेएमएम, ना झारखंड सरकार उस भोजपुरी और मगही को झारखंड की क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार होगी। अमूमन हर किसी को पता था जेएमएम का स्टैंड क्या है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की चाहत क्या है। बावजूद इसके जिस तरीके से राधा कृष्ण किशोर ने दीपिका पांडे और दूसरे संजय यादव जो राजद कोटे से मंत्री, उनके साथ मिलकर भोजपुरी और मगही का सवाल खड़ा किया, उसकी भी एक रणनीति थी, उसकी भी एक प्लानिंग थी। और आखिरकार हुआ क्या? पूरा मामला फंस गया। उसके बाद देखते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, प्रदेश कांग्रेस की टीम गठित होती है और उस प्रदेश कांग्रेस की टीम में प्रशांत किशोर जो उनके बेटे हैं, उनको सचिव के रूप में रखा जाता है। लेकिन राधा कृष्ण किशोर वहां भी विवाद खड़ा कर देते हैं। और विवाद इस तरीके से खड़ा करते हैं कि उनके जो बेटे हैं प्रशांत किशोर उस पद से इस्तीफा दे देते हैं। और तीखी बहस देखने को मिलती है राधा कृष्ण किशोर और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, या वो कहें कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू के साथ। राधा कृष्ण किशोर के सीधे सीधे निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और कहीं ना कहीं वे
के राजू की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करते हैं। वे तो यहां तक कहते हैं कि जिस तरीके से इस कमेटी का गठन हुआ है, इतने कुर्सियां भी प्रदेश कार्यालय में नहीं। इसके मायने क्या है? तो क्या वे राधा कृष्ण किशोर अपने बेटे के लिए किसी बड़ी भूमिका की खोज में थे? और इससे आगे चलिए, जिस तरीके से कैबिनेट की यह खबर आई कि राधा कृष्ण किशोर मंत्रियों का जो फाइल आता है उसे लटकाने का काम करते हैं। लटकाना इसलिए कि जिस फाइल को सहजता से स्वीकार हो जाना चाहिए था, उस फाइल में इतने सवाल पूछे जाते हैं कि फाइल घूमता रह जाता है। तो क्या, और जिस तरीके से उन्होंने मंत्रियों की ओर से कहा गया कि एक फाइलों को इस तरह से घुमाया जा रहा है, इस कदर उलझाया जा रहा है कि सरकार के काम, विभाग के काम बाधित हो रहे हैं। और ये आरोप लगाने वाले कौन थे? इस तरह के आरोप कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा ही लगाया गया। एक तरफ कांग्रेस के जंबो साइज कमेटी पर हंगामा या आपत्ति दर्ज करना, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़ा करना, प्रदेश अध्यक्ष की प्लानिंग पर सवाल खड़ा करना। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस मंत्रियों का यह आरोप सच है कि राधा कृष्ण किशोर फाइलों को लटकाने का काम कर रहे हैं और बेवजह सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उस घटना को इससे जोड़कर देखें और भोजपुरी मगही पर जो संग्राम खड़ा किया गया उसे भी इससे जोड़ते हुए इस पटकथा को समझने की कोशिश करें। उनका सुरक्षा वापस कर देना और यह कहना कि 16 अफसरों को एक गाड़ी में बैठ कर ठूस कर सुरक्षा दी जा रही है और कहा गया कि उनके साथ 3 ही गाड़ियां, जबकि बाद में जो खबर आई उसके अनुसार उनको 4 गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन एक गाड़ी को गोलमाल कर गए। और जब राधा कृष्ण किशोर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी सुरक्षा वापस करते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड नहीं, एक पूरे देश की सियासत में एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि किसी प्रदेश का फाइनेंस मिनिस्टर अपनी सुरक्षा को वापस कर रहा है और तब कर रहा है यह कहते हुए कर रहा है, या इस तरह की खबरें सामने आती है कि पुलिस विभाग की ओर से इस तरह के प्रयास किए गए थे। हालांकि बाद में पुलिस विभाग की ओर से कहा गया कि उनके द्वारा गाड़ी की कभी मांग नहीं की गई थी, गाड़ी वापसी की मांग नहीं की गई थी। बावजूद इसके जिस तरीके से पुलिस विभाग की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया, और पुलिस विभाग किसके पास है? जेल और पुलिस प्रशासन तो सीएम हेमंत के पास है। और बाद में जो खबर आई कि वित्त विभाग के द्वारा ही उनसे गाड़ी की मांग की गई थी। अब देखिए गुत्थी कितनी उलझती जा रही है, और इन उलझते गुत्थियों के बीच में राधा कृष्ण किशोर जिस तरीके से एक बार जमशेदपुर की घटना को लेकर एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि पुलिस की गाड़ी से खींचकर किसी की हत्या हो रही है तब क्या कहा जाए। आपको याद रखना चाहिए, रामगढ़ की जब घटना हुई थी तब भी राधा कृष्ण किशोर ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा किया था और वे कहे थे, और उस वक्त भी उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा किया था। यानी राधा कृष्ण किशोर एक साथ कांग्रेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कांग्रेस पार्टी की जो पूरी भूमिका है, या कांग्रेस पार्टी का जो यहां संगठन है, संगठन की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वे झारखंड की कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है? और आज जिस तरीके से पलामू के लोग पहुंचे हैं, गढ़वा के लोग पहुंचे हैं, और कहां पहुंचे हैं? वे पहुंचे हैं फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर के आवास पे, और कहा जा रहा है कि पलामू और गढ़वा के लोग अब राधा कृष्ण किशोर की सुरक्षा प्रदान करें। तो क्या यह प्रायोजित नहीं लगता? जबकि अभी भी उन्हें सुरक्षा तो मिली हुई है, और
झारखंड का अपना मशीनरी है, वह तो उनकी सुरक्षा को देख ही रहा है। या ठीक है, उन्होंने सुरक्षा वापस कर दी है, लेकिन क्या पुलिस सतर्क नहीं है? पुलिस की निगाहें उन पर जमी हुई नहीं है। और अब जब वे क्या ये खबरें आ रही है कि गढ़वा पलामू के लोग आकर के, या गढ़वा पलामू के जो उनके मतदाता है, वे आकर के राधा कृष्ण किशोर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं या करेंगे, तो क्या यह एक फिल्मी पटकथा नजर नहीं आता? और यह सवाल खड़ा नहीं होता कि तमाम जो तार मैंने गिनाए उसका हर एक दूसरे से संबंध है। एक पूरी प्लानिंग में कहानी आगे बढ़ाई जा रही है। आने जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फिल्म आने से पहले, बरसों पहले फिल्म की पटकथा तैयार होती है, उसके किरदार गढ़े जाते हैं। नायक कब मुस्काएगी, नायक का दुपट्टा कब नीचे गिरेगा, और नायक पर खलनायक कब को दृष्टि डालेगा, सब कुछ पटकथा का हिस्सा होता है। क्या नहीं लगता कि फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर उसी पटकथा को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं? और यह जो पूरी फिल्म है 2029 में रिलीज होने वाली है, और जब फिल्म रिलीज होगी तब आप इस पटकथा के पूरे कड़ियों को जोड़ेंगे। दरअसल मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि राधा कृष्ण किशोर का पूरा पॉलिटिकल कैरियर उतार चढ़ाव रहा है, और इसके साथ ही वे अस्थायी रूप से, जी हां, अस्थायी रूप से किसी विचारधारा के साथ नहीं रहे हैं। उनकी पूरी पॉलिटिक्स का केंद्र छतरपुर और छतरपुर विधानसभा की राजनीति है। हमेशा उनकी कोशिश रही विचारधारा कोई हो, झंडा कोई हो, बैनर कोई हो, लेकिन विधानसभा कैसे पहुंचा जाए, यही उनकी प्रतिबद्धता है। आप समझ सकते हैं 1980 1985 में वो कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि उनकी राजनीति की शुरुआत 1980-85 में कांग्रेस के बैनर तले होती है। 1980 में भी 1985 में भी वे कांग्रेस के झंडा तले जीत हासिल करते हैं। 1990 में उनकी हार हो जाती है और लक्ष्मण राम जनता दल की तरफ से जीत हासिल करते हैं। अब आइए 1985 में भी राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस के साथ ही खड़े होते हैं और छतरपुर से निर्वाचित होकर पहुंचते हैं। लेकिन 2000 में फिर से उन्हें मनोज कुमार जो राष्ट्रीय जनता दल के होते हैं, उनके हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो 1980, 1985, 1995 के बाद 2005 में राधा कृष्ण को सफलता मिलती है, और वह मिलती है जनता दल के हाथों। यानी पहले कांग्रेस, उसके बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल, और 2005 में वे जनता दल से निर्वाचित होते हैं। 2009 में सुधा चौधरी को जीत हासिल होती है जनता दल यूनाइटेड से, और 2014 में राधा कृष्ण किशोर एक बार फिर से नहीं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। उन्हें मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी दी जाती है। लेकिन 2019 में पुष्पा देवी को जीत हासिल होती है, और पुष्पा देवी को जीत हासिल होती है उस वक्त ये आंसू के साथ जाते हैं, और आंसू के साथ जाते हुए एक तीसरे स्थान पर रहते हैं। लेकिन 2024 में एक बार फिर से राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस में वापसी करते हैं। तो 2024, 19 और 2024 में उन्हें लगातार जीत मिल जाती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि 2024 हो, 2019 हो, उनकी जीत हमेशा मार्जिनलाइज्ड रहती है, यानी बहुत कम मार्जिन से वे जीत हासिल करते रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि वे जनता दल यूनाइटेड गए, वे राजद में गए, वे आसू में गए, वे भाजपा में गए, वे कांग्रेस में गए। ये कांग्रेस से उनकी शुरुआत हुई। तो राधा कृष्ण किशोर का किसी भी खास विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी नहीं रही है। वे हरा भी रहे हैं, भगवा भी रहे हैं, आंसू का भी रहे हैं, और
कांग्रेस का भी रहे हैं, और ये सब कुछ वे इस ख्याल से करते रहे हैं कि छतरपुर विधानसभा का समीकरण क्या होगा। और छतरपुर में जिस तरीके से प्रभात भुइयां और मनोज भुइयां इस तरीके से वे लोग शिकंजा कसते रहे हैं, वही कारण है कि राधा कृष्ण किशोर को हर बार विधानसभा चुनाव के पहले अपने लिए एक समीकरण तैयार करने की मजबूरी होती है, और यदि वे नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं 1980 से अब तक, हालांकि वे 6 से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन रेगुलर नहीं जीत सके। हर बार उनके सामने चुनौती आ खड़ी होती है। तो क्या 2029 की जो चुनौती आने वाली है, राधा कृष्ण किशोर अभी से उसका समाधान निकाल रहे हैं? जिस तरीके से पुष्पा देवी या कहें प्रभात भुइयां, मनोज भुइयां की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है, क्या राधा कृष्ण किशोर को लगता है उसे यदि भेजना है तो एक नया स्ट्रेटेजी के साथ सामने आया जाए? तो क्या ये जो पूरी पटकथा है, इसके अंदर कांग्रेस से भी बिलगाव है, जेएमएम से भी बिलगाव है, और यदि बिलगाव है तो फिर उनका अगला प्लानिंग क्या है? लेकिन अगला प्लानिंग तो तब समझ में आएगा जब फिल्म की पूरी पटकथा सामने आएगी, और फिल्म की पूरी पटकथा 2029 में समझ में आएगी। लेकिन जिस तरीके से राधा कृष्ण किशोर एक तरफ कांग्रेस को निशाना साध रहे हैं या कांग्रेस संगठन की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा कर रहे हैं, उससे कुछ या इस बात का अंदाजा तो मिल रहा है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन राधा कृष्ण किशोर के बारे में एक चीज और जानने लायक है, वे है उनकी टिप्पणी। फाइलों पर जब वो टिप्पणी करते हैं तो इसमें उन्हें निपुण माना जाता है। उनके जो दोस्त रहे हैं, यार रहे हैं, और जो विशेषज्ञ रहे हैं, वे कहते हैं कि राधा कृष्ण किशोर की टिप्पणियां, फाइल पर जो कमेंट है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। बेहद ही अनुभवी सियासतदान है, और राजनीति का जो बदलता हुआ मौसम है, राधा कृष्ण किशोर से बेहतर झारखंड में शायद ही कोई समझता होगा। तो क्या राधा कृष्ण किशोर 2029 में राजनीति का एक नया मौसम देख रहे हैं? क्या 2029 के पहले उन्हें उस उमड़ते घुमड़ते बादलों में कुछ समझ में आ रहा है? आप राधा कृष्ण किशोर की लाख आलोचना कर लीजिए, लेकिन उनका जो राजनीतिक अनुभव है, आप उससे इंकार नहीं कर सकते। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।